बहुत कठिन है डगर पनघट की, वो जो है ना एक पुरानी बात जो होती थी, ये डगर कूटनीति की भी बहुत कठिन होती जा रही है क्या? इजराइल के साथ भी हमारे कुछ हित हैं जो हम साध रहे हैं और ईरान के साथ भी हैं। तटस्थ होकर हम कब तक, वो नट कब तक बने रहेंगे, टाइट रोप वॉक कब तक होगी है? महेश जी, सवाल काफ़ी दुष्कर है और लेकिन इसको दो स्तरों पर हल किया जा सकता है, इसका जवाब दिया जा सकता है। एक तो हमारी जो परंपरागत नीति है वो इस तरह के इंटेंगलमेंट से बचने की है और ये नीति सफल रही है काफ़ी हद तक। दूसरा जो है वो अगर आप पाकिस्तान से तुलना करें तो वो तो भाड़े के हैं, हर जगह बिकाऊ हैं। जैसा आपने खुद ही कहा कि तुर्की को भी परमाणु बम देने को तैयार हैं, सऊदी अरब के पैसे लगे हुए हैं परमाणु बम बनाने में, उसके साथ कुछ गुप्त संधि है, ईरान को भी देने को तैयार हैं। और चौथी बात मैं कहना चाहूँगा जिससे शायद कुछ सरप्राइज हो, मेरे ख्याल से पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी है, बहुत कसके। और जो आपने देखा होगा कि 3 बार कम से कम पाकिस्तान के इतिहास में अमेरिका का वो बेस बन चुका है, चाहे वो सीटो सेंटो के ज़माने में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में रेड आर्मी आने के ज़माने में हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन के सितंबर 11 के कांड के बाद हो। तीनों बार उसने अमेरिका को अपना ज़मीन इस्तेमाल करने को दी है और उसकी एवज़ में उसको बड़ा तगड़ा फ़ायदा हुआ है। और अगर आप देखें कि पिछले महीने क्यों 10 तारीख को अचानक ट्रंप साहब को पाकिस्तान के लिए बहुत ममता आ गई और क्यों उन्होंने युद्ध रुकवाया, पाकिस्तान की तारीफ़ें की, क्यों जनरल साहब को बुलाया गया 250 साल अमेरिकी सेना के 13 तारीख को होने में, 14 तारीख को 13 तारीख उसका डिनायल भी आ रहा है वैसे जी। लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि पाकिस्तान को फिर से एक तरह से बेस करने के लिए ईरान के विरुद्ध इस्तेमाल करने की योजना है। पर इसमें हमारी वही बहुत कठिन है डगर पनघट की क्या महेश जी? क्योंकि दरअसल इससे फायदा पाकिस्तान का हो गया, अमेरिका अपने हित साध रहा है, हमारे हित कहां सध रहे हैं या हम अटक गए हैं? ये बहुत कड़ा इम्तिहान चल रहा है हमारा। देखिए हमारे हित सुरक्षित हैं और जहां एज ए फॉर्मर डिप्लोमेट मैं कह सकता हूं कि हमारे हितों पर आंच नहीं आती है। हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, साख है, वो बराबर रहती है और ना हम बिकाऊ हैं ना हम खरीदार हैं। और ये तरीका मेरे हिसाब से भारत के सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अगर इस तरह से खुलेआम उल्लंघन होगा, अगर वहाँ बच्चे, मासूम बच्चे और महिलाएं मारी जा रही हैं, गजा में 60,000 का फिगर आ रहा है, या ईरान में भी जो हो रहा है, भारत की एक आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे राजनयिकों की वजह से हमारी एक छवि थी पूरी दुनिया में जी। हम जो ह्यूमैनिटेरियन मानवीय पहलू कभी नजरअंदाज भारत करता नहीं दिखाई दिया जी। यहां पर ये चुप्पी, क्या हमारी स्टेटेड पॉलिसी सालों की, उसमें एक नुआंस आ रहा है? मैं यू टर्न की बात नहीं करूंगा, एक बदलाव भी आ रहा है क्या? आपकी बात सही है। अगर एक तर्क दिया जाए कि अमेरिका की निंदा की जा सकती है, इजराइल की निंदा की जा सकती है, चाहे वो रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे एससीओ हो, चाहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, तो भारत इस बारे में क्यों? अरे भाई, पाकिस्तान अगर बिलबिला रहा था, घुटनों पर आ गया था, 9 उनके हमने आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 से ज्यादा हमने आतंकी मार दिए सर, हमने 11 एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा दिया, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, तो हमने मध्यस्थता क्यों की? ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने करवाई। अब यहां सवाल ये आ जाते हैं ना जी, आते हैं। और ये इसके बदले में अगर कहना चाहूं कि यहां मध्यस्थता नहीं कर रहा अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता नहीं कर रहा है, खुलेआम इजराइल के साथ जा रहा है, यहां मध्यस्थता क्यों कर रहा था, हमारे साथ क्यों नहीं था? इफ डोनाल्ड ट्रंप इज आवर फ्रेंड, व्हाई वाज ही नॉट विद अस?
हाइफनेट क्यों कर रहा था हमारी रिलेशनशिप, और कर रहा है लगातार। अब तो फिर से हाइफनेशन चालू हो गया है। हाँ। लेकिन वो दोनों गेंदों को आसमान में एक साथ नहीं सर, ये उछालना जुड़े हुए चाहते हैं हैं। ना, ईरान और इजराइल में जो हो रहा है वो भारत के साथ, ये हमारी कूटनीति, हमारा जो स्टैंड होगा, रुख रवैया होगा, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है जी, एक एकाग्रता है इस बारे में। हाँ। एक समावेशता है जो कि जिसको कि साख जिससे बनती है देश और की। इसमें छोटी मोटी बात नहीं है, जिस इलाके में अब ये तनाव हो रहा है, ये जंग हो रही है, क्लियर, यहाँ 1 करोड़ लोग हैं भारतीय मूल के। इंडियन डायस्पोरा इज 1 करोड़ पीपल। 10,000 के करीब तो ईरान में ही है, वहां हमारे छात्र भी हैं जी। उनको निकालना भी अब एक बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि वहां पर तो सारे हवाई अड्डे तो बंद पड़े हुए हैं, तो ऊपर की तरफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ जाकर बस के रास्ते से और तब लाना पड़ेगा। जी, ये सब चीज़ें देख करके ही भारत ने धीर गंभीर तरीका इस्तेमाल किया है। और शांति के बारे में प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू से साहब से बात की है, ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री ने बात की है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछली बार जब 1.5 लाख पौने 2 लाख भारतीयों को कुवैत से निकाला गया था 1991 में, तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। नहीं, अब और यूएई अगर में उसके 35 लाख भारतीय हैं, सऊदी अरब में 26 लाख हैं, कुवैत में 11 लाख हैं, ओमान में लगभग 8 लाख हैं, 7.5 लाख कतर में हैं, बहरीन में भी 3.25 लाख हैं। अब ये सारे मुल्क दरअसल ईरान के साथ आ गए हैं। ये भी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसको आप स्वीकारते नहीं है। ये पर यूएई, सऊदी अरब कहनी और कथनी में काफी फर्क है। ट्रंप साहब पिछले तो नहीं, आने वाले दिनों में अब ये किस तरफ खड़े होते दिखाई देते हैं, तो उसमें भारत किस तरफ खड़ा होता है, उसमें हमारा नफा नुकसान का आकलन तो होगा ना महेश जी। जी, आकलन है, और इन देशों का भी अपना आकलन है। वो नहीं चाहते कि जो युद्ध की, इजराइल और ईरान के युद्ध की लपटें उन तक पहुँचें, और उनमें जो अमेरिका के बेसिस हैं या उनके अपने जो हित हैं उनको नुकसान पहुँचे। आपको याद होगा और कितना नुकसान होता है, कितना लंबा चलता है, कब तक हम वो नट की भूमिका में रहेंगे, ये भी तो अपने आप में एक सवाल है ना जनरल मोर। सवाल असल में अटका इस बात पर है, ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, और ये परमाणु रंग भी, ये जंग परमाणु रंग भी ले सकती है क्या? संदीप जी, पहली बात तो ऐसे पैनल में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और आपके प्रोग्राम में आके अलग एनर्जी मिलती है। और ये इशू जो है, ये इशू मेरे दिल के करीब भी है, क्योंकि मैंने न्यूक्लियर स्ट्रेटजी और डॉक्ट्रिन का स्टूडेंट रहा हूँ, फिर मैंने पीएचडी करी है। और इस रीजन को, खास तौर पे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस रीजन को जो है बहुत सालों से मैं देखता रहा हूँ। पहली बात तो ठीक है, हमारे जो है डिप्लोमेट, सीनियर डिप्लोमेट जो कह रहे थे कि हमारी जो ये नीति रही है मिडिल ग्राउंड की, कि दोनों को फोन करके कह दो भाई लड़ाई ठीक नहीं है लेकिन स्टैंड मत लो। आई थिंक ये अब धीरे धीरे कैसा भारत बनते जा रहा है कि हम चाहते हैं हम एक जो है विकसित देश के रूप में उभरें, दुनिया हमारी बात सुने, और हम किसी भी इशू पे स्टैंड नहीं लेते हैं, और लेते हैं तो टिल्ट कर जाते हैं। बड़ा क्लियर टिल्ट नजर आ रहा है, यू टर्न तो नहीं है बट टिल्ट है टुवर्ड्स यूएस एंड इजराइल कॉम्बिनेशन। हमने गाजा पे एब्सटेन किया। एक सिंपल सा स्पेन का जो है रेजोल्यूशन था कि सीज फायर होनी चाहिए। सीज फायर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत ने एब्सटेन क्यों किया? और ईरान हमारा हजारों साल से मित्र है। 15 अगस्त 1947 तक ईरान और भारत की बाउंड्री एक साथ थी। ये पर्शियन सिविलाइजेशन हमारी भाषा का, हमारी कुजीन का, हमारी ड्रेस का, हमारे कल्चर का एक अभिन्न रंग रहा है भारत और पर्शिया। और आज हम उसको उस के लिए 2 शब्द नहीं बोल सकते इसराइल को क्रिटिसाइज करने के लिए। और जिस तरीके से तो अंतरराष्ट्रीय सारी संधियों का घोर उल्लंघन हो रहा है, खुला। ये तो गुंडागर्दी हो रही है ना, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो। दादागिरी, ये ओपन दादागिरी जिस प्रकार की ट्रंप, नेतन्याहू आज अगर इलेक्शन होगा इसराइल में, हारेगा बहुत बुरी तरीके से। इसराइल के लोग, वो दिखाता नहीं ना हमारा मीडिया कि इसराइल के लोगों की क्या स्थिति है। 7 अक्टूबर 2023 से लड़ाई चल रही है। कभी लेबनान से बॉम्ब आ जाते हैं, कभी हमास से आ जाते हैं, वहां शांति नहीं है। फिर इसने नया फ्रंट खोल दिया यहाँ पे। और ये कब तक चलेगा इस प्रकार से?
और ये 2-3 महीने से इसके एयरक्राफ्ट तैयार थे, दे वर इचिंग टू गो एंड हिट ईरान। अब आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, ये नहीं बना सकता। नहीं नॉर्थ नहीं, कोरिया के पास वहां तक बात समझ में आती है कि भाई हमारे अस्तित्व पर खतरा है और ये तो न्यूक्लियर वेपन्स शांति के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करे ईरान, हमें दिक्कत नहीं, हथियार बनाएगा तो हम जी युद्ध करेंगे। अगर आप खुद परमाणु पावर ना होते, आपके पास परमाणु हथियार ना होते, आपने एनपीटी साइन कर रखा होता, वरना है भी तो आपने ना एनपीटी साइन कर रखी, आपके पास परमाणु हथियार भी, आप सब करेंगे, दूसरे को करने नहीं देंगे। अरे कोई कायदा तो होता होगा ना। आप कितने दिनों से देखो, यमन में गरीब लोगों के घरों पे रात को बॉम्ब गिरा देते हैं। मतलब वो इंसान नहीं है क्या? ये पूरा का पूरा एक जो है पिछले कुछ सालों से जो एक पुशबैक है, वाइट सुपरमेसी का जो पुशबैक है, ये पूरा का पूरा नजर आता है इस बार। कम से नहीं, कम पर इसमें देखिए यूरोप अलग हमास होता या जा रहा है। हूती के जो ये वो आतंकवादी हैं, उसके अलावा तो कोई शब्द इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। जो वो करते हैं वो भी तो घोर निंदा का विषय है ना। इंटरनेशनल टेररिज्म जो हो रहा है, ये एग्जैक्टली संदीप, जो ये हो रहा है, ये इंटरनेशनल टेररिज्म है ये। और आप जो है पुराना इतिहास उठा के देखो, इनको प्रॉब्लम है मुल्ला रेजीम से, क्लर्जी से। बट इससे आपने क्या कर रहे हो? अगर आप ईरान को ऐसे हिट करोगे, ईरान के सारे लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ मिल गए अभी। अब जो इंटरनेशनल लोग भी हैं ईरान के, जो क्रिटिसाइज करते थे खमैनी को और चाहते थे चेंज हो, वो भी सारे के सारे उसके साथ। क्योंकि अभी देखो, जब देश पे अटैक होता है ना, तो पूरा का पूरा देश, सारे सबके सब जुड़ जाते हैं लोग। यही अभी कुछ दिन पहले हमने पाकिस्तान का हाल देखा, सबके सब आसिम मुनीर के पीछे पूरा देश खड़ा हो गया उनका। और तो यही ईरान के साथ जो ये कर रहे हैं, इस तरीके से किसी देश के ये ऊपर लंबा चलने वाला है ये युद्ध, मतलब क्योंकि इससे हमारे आर्थिक हित जुड़े हुए हैं ना सर। अब मैं उस पहलू पर भी रविंद्र सचदेव के पास जाऊंगा। ये युद्ध क्या लंबा खींचेगा? अब आपको ऐसा दिख रहा है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो रहा है दोनों तरफ से। क्योंकि नोशन ऑफ विक्ट्री क्या होगी वहां? तो हमास के साथ तो कुछ कर नहीं पाए कि हम, हमास तो उसी तरह से इंटैक्ट है। कुछ लीडर मारे हैं, बट अभी तक आप तब उनको खत्म तो कर नहीं पाए। लोग मारे हैं आपने, 2/3 औरतें और बच्चे। यहां पर भी ना तो आपने रेजीम चेंज, और रेजीम अगर चेंज नहीं कर पाए आप, फिर ये पूरा का पूरा लूजिंग बैटल है। और अब मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अब जो ईरान की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनकी जो भी उनके अंदर देश प्रेम के लोग हैं, या चाइना को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। चाइना ने बहुत क्लियरली बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है इस पूरे चीज में। उन्होंने कहा इजराइल हैज क्रॉस्ड अ रेड लाइन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। एससीओ का वो चेयरपर्सन है, और एससीओ में हम भी हैं, ईरान भी मेंबर है। चाइना हैज टू, तो कल को कौन रोकेगा? अगर चाइना चाहेगा कि ईरान डेवलप करे न्यूक्लियर वेपन, ना अमेरिका रोक सकता और ना इजराइल। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती अभी। नहीं, जब आप नॉर्थ कोरिया को नहीं रोक पाए थे, देखिए जब वो नहीं रोक पाएंगे, अगर करने पर कोई आ जाए तो ये तो एक तमाशा हो रहा है ना। तो इतना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के नाम पर जनरल मोर, क्या एक तमाशा भी हो रहा है? तमाशा का आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो एक इतने बड़े देश को, इतने लोगों को, जिनका अपनी एक, आपसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल से ज्यादा इनका सिविलाइजेशन रिच है, उनको आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो 30-35 साल से। अब उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हो कि हम आपको उनको जिस प्रकार से उन्होंने टारगेट किया। तो ये दुनिया के लिए, इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए और भारत जैसे देश के लिए, हम साउथ अफ्रीका पर हमने उनके साथ क्रिकेट नहीं खेली इतने साल। हमने अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते थे, नॉट अलाउड टू गो टू साउथ अफ्रीका। हम स्टैंड लिया था हमने, भारत ने, रंग भेद के खिलाफ, और हमने हर जगह स्टैंड लिया। ये भारत स्टैंड लेने वाला कंट्री रहा है पहले, बट अब जो है, अब पता नहीं कहां हम क्या हमारा ऐसा कौन सा हित है। इजराइल सामान देता है, पैसे लेता है, और अमेरिका को हमारी बहुत सख्त जरूरत है अमेरिका को आज के दिन। नहीं, और वो सिर्फ हमें ही दे रहा है क्या? पाकिस्तान को अमेरिका लगातार सारी चीजें दे रहा है ना। सारी दे रहा है, पूरा का पूरा सपोर्ट है। और उनका जो है सेंटकॉम का जो कमांडर इन चीफ है, उसने सेनेट के आगे कहा कि पाकिस्तान इज आवर मोस्ट ट्रस्टेड अलाई इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। पूरी दुनिया को सुनाया तो उसने। मतलब ये बहुत ही दिलचस्प भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भी है, जिस मुहाने पर, कूटनीतिक मुहाने पर हम खड़े हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।